नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का अपना टॉपिक है पार्ट नंबर 1 में मनोविज्ञान के अभिगम। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को समझने और समझाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अभिगम प्राप्त हुए। प्रत्येक अभिगम व्यवहार को स्वयं ने जिस प्रकार देखा या समझा, उसी प्रकार उसकी स्पष्टता करने का प्रयास किया। कोई भी एक अभिगम मनोविज्ञान को पूर्णतः समझाने के लिए सक्षम नहीं है। मनोविज्ञान की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सभी अभिगमों के संबंध में जानना, समझना और संकलन करना आवश्यक है। बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, और मनोविज्ञान में प्रारंभ में ही काफ़ी मतभेद थे। पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतन का और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो इसी प्रकार अलग अलग वैज्ञानिकों के मन में अलग अलग प्रकार के मत थे। तो इसी मत को यहाँ पे दर्शाया गया है, बताया गया है। समय के प्रवाह और अलग अलग मुद्दों से प्रभावित होकर ये अभिगम विकसित हुए और मानव व्यवहार को समझने के प्रयास इनमें मुख्य हैं। पहला जैविक, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा बोधात्मक, चौथा मनोज्ञात्मक, पांचवा मानववादी और छठा सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम। अब हम ये 6 के बारे में, सभी के बारे में एक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहला है जैविक अभिगम। मनोविज्ञान के विकास में शरीर रचना शास्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। वेबर, फेकनर, हेल्मडोज आदि ने मानव व्यवहार को समझने के लिए अपनी अध्ययन पद्धतियों और मान्यताओं को आधार बनाया। जैव अभिगम मानव व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति के मूल में स्थित रंगसूत्र, जनीन तत्व, ग्रंथियों के रसस्राव, चेता प्रवाह, शरीर रचना, ज्ञानेंद्रियां, स्नायु तंत्र, कामेंद्रियां आदि का आधार लेता है। मतलब कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो इन चीज़ों पर आधारित होता है। माँ बाप के जो मूल रंगसूत्र होते हैं, जनीन तत्व होते हैं, ग्रंथि, ये सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा जोड़ होता है, जिससे कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका फेस कटिंग, उसकी बोलचाल, उसका बात व्यवहार, उसका वर्तन, वो सब कहीं ना कहीं माँ बाप से मिलता है, कहीं कहीं आपसी वातावरण में से मिलता है, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप के जो रंगसूत्र होते हैं या उनका जो जनीन तत्व होता है उसका काफ़ी असर पड़ता है। ये किसने बताया? वेबर, फेकनर, हेल्महोल्ट्ज़ ने। इन सभी के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान में उपयोग में ली जाने वाली पद्धतियाँ जैसे शस्त्रक्रिया, विद्युत उद्दीपक, जैव रासायनिक पद्धति तथा उनके साधनों का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में यह अभिगम अत्यंत स्वीकार्य हुआ क्योंकि इसके द्वारा शरीर के अंगों, अवयवों और व्यवहार के शारीरिक आधारों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई। व्यवहार के साथ अनुवंश, जनीन तत्व और मस्तिष्क किस तरह संलग्न है, यह इससे स्पष्ट होता है। प्रत्यक्ष, हलन चलन, वाणी आदि को समझाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे शस्त्रक्रिया, विद्युत उद्दीपन, जैन रासायनिक प्रक्रिया तथा उनके साधनों का उपयोग किया गया। ये सब साधनों का उपयोग करके ये प्रयोग किया गया, ये स्वीकार किया गया कि व्यवहार के साथ अनुवंश, जनीन तत्व और मस्तिष्क किस तरह संलग्न है, इससे यह स्पष्ट हुआ। किंतु कुछ आंतरिक अनुभव और कुछ प्रकार के व्यवहार को समझाने में यह अभिगम असफल रहता है। इस अभिगम के द्वारा मानव शरीर की जटिलता के कारण और मस्तिष्क की संपूर्ण जानकारी प्राप्त न होने के से मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार और मनोव्यापार को समझा नहीं पाया। इसी प्रकार मानव का व्यवहार समूह क्रियाओं, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण पर भी आधार रखता है, जहाँ जैविक क्रियाओं के लिए स्थान नहीं है। इस प्रकार जैविक अभिगम अपनी मर्यादाएं, मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मानव जो है वो सिर्फ अपने जनीन तत्व या रंगसूत्रों के साथ व्यवहार नहीं करता, बल्कि सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, ये सब के साथ मिलकर वो काम करता है। ये भी उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए यह इस अभिगम की, जो जैविक अभिगम था, उसकी ये छोटी सी मर्यादा देखने को मिलती है। अगला जो अभिगम है वो है व्यवहारिक अभिगम। 20वीं सदी में हुए औद्योगिक क्रांति और यंत्र विद्या की बोलबाला से प्रभावित हुए वॉटसन ने मनोविज्ञान को सिर्फ व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिचित कराया और व्यवहारिक अभिगम दिया। किसने दिया? J.B. वॉटसन ने।
ठीक है। व्यवहारिक अभिगम अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जेबी वाटसन ने। व्यक्ति को उसके व्यवहार के द्वारा भी समझा जा सकता है, और उसमें भी सिर्फ वही व्यवहार जो वस्तु लक्षी ढंग से निरीक्षण किया जा सकने योग्य हो। मतलब कि मनोविज्ञान में चेतना, व्यक्तिगत अनुभव, अंतर्निरीक्षण पद्धति आदि को अलग रखना, ऐसा वाटसन कहते हैं। मतलब कि ऐसी पद्धति जिसके द्वारा उनके चेतन अवस्था को, उनके अनुभव को, उनके अंतर्निरीक्षण को देखा जा सके, समझा जा सके, उनका निरीक्षण किया जा सके, ऐसा व्यवहार। वाटसन का व्यवहारवादी अभिगम व्यवहार को उद्दीपक के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया के रूप में परिचित करता है, इसलिए इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया अभिगम के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्यवहारिक अभिगम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उद्दीपक प्रतिक्रिया अभिगम के रूप में जाना जाता है। वाटसन का यह अभिगम व्यक्ति के बाह्य प्रकट व्यवहार को ही केंद्र में रखकर अध्ययन करता है, और सिर्फ दिखाई दे सके ऐसे प्रकट व्यवहार जैसे कि वाणी, चेहरे के हाव भाव, चेष्टाएं, शारीरिक हलन चलन को ही व्यवहार मानता है। इस अभिगम को व्यवहारिक अभिगम के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक अभिगम के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों में वाटसन के उपरांत स्किनर, ग्रंथी, टोलमैन आदि का मुख्य योगदान रहा है। मतलब कि इसमें अगर कहा जाए कि व्यवहारिक अभिगम के उपभोक्ता या राइटर कौन कौन से थे, तो पहले तो जेबी वाटसन, फिर स्किनर, ग्रंथी, टोलमैन, ये चारों का मुख्य योगदान रहा है। अगला पॉइंट है बोधात्मक अभिगम। बोधात्मक अभिगम अर्थात व्यवहारिक अभिगम की मनुष्य के व्यवहार की अत्यधिक यांत्रिक जानकारी के कारण ज्ञानात्मक या बोधात्मक अभिगम विकसित हुआ। बोधात्मक अभिगम ने व्यवहारिक अभिगम द्वारा दी जाने वाली मानव व्यवहार की अत्यधिक सरल जानकारी का विरोध किया और कहा कि मानव यंत्र ऐसा नहीं है कि उद्दीपकों के प्रति सीधी प्रतिक्रिया दे अथवा आदेशों के अनुसार ही प्रतिक्रिया करे। व्यवहारवादियों के मतानुसार मनुष्य टेलीफोन जैसे यंत्र जिसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया ये दो सिरे दिखाई देते हैं, इन दोनों के बीच प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। मतलब कि मनुष्य टेलीफोन जैसा यंत्र है जिसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया दोनों के सिरे ही दिखाई देते हैं। उद्दीपक क्या हुआ? रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, और प्रतिक्रिया कौन देगा? वो इंसान देगा हेलो बोलने पे या बात करने पे। इस तरीके से इन दोनों के बीच प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। जबकि बोधात्मक अभिगम के अनुसार मनुष्य कंप्यूटर जैसा यंत्र है जिसमें उद्दीपक की जानकारी अंदर जाती है। मतलब उद्दीपक की जानकारी, कोई भी चीज़ है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी उद्दीपक है, हम उसकी जानकारी मनुष्य के अंदर, उसके मेमोरी में पड़ी रहती है, जिसको हम लोग बोध करके हम लोग उसको समझते हैं, हम लोग उसको सोचते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करके कि क्या इसका सही उत्तर है, क्या हमें बोलना चाहिए, इस हिसाब से हम उसका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस पर अर्थबोध, पृथक्कीकरण जैसे बोधात्मक प्रक्रियाएं होती है। जैसा मैंने बताया कि अर्थ ग्रहण होगा, बोधात्मक प्रक्रियाएं होंगी और फिर प्रतिक्रिया बाहर आती है। इस प्रकार मनुष्य स्वयंस्फू तर्क ढंग से सक्रिय होता है। इसकी उद्दीपक के प्रति सम्मुख प्रतिक्रिया यांत्रिक नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब किसी भी प्रकार की संवेदना का अनुभव किया जाता है तब तुरंत ही पहले के अनुभव के संदर्भ में उसका पृथक्करण करता है, प्राप्त हुई जानकारी की अन्य जानकारी के साथ तुलना करता है, फिर उचित निर्णयों के आधार पर व्यवहार करता है। जैसा मैंने बताया कि बोधात्मक अभिगम ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिगम है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, हमको उससे व्यवहार करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है। ये आध्यात्मिक है कि ये हमारे करंट लाइफ जैसा है या वर्तमान प्रवाह के साथ जुड़ा है। तो ऐसा हम देखेंगे उसके हाव भाव से, उसके बर्तन व्यवहार से, उसके आधार पर हम उससे वर्तन करेंगे। अगर हम उम्र है, दोस्त है, तो हम दोस्त की तरह बात करेंगे। हमसे एजेड है, हमसे बड़ा है, तो हम बड़ों की तरह बात करेंगे। और अगर हमसे छोटा है तो हम छोटों की तरह बात करेंगे। किसका उपयोग करके? हमारी तर्क शक्ति, हमारी बोध शक्ति का उपयोग करके, और फिर उचित निर्णयों के आधार पर व्यवहार करता है। इस प्रकार उद्दीपक के सम्मुख प्रतिक्रिया के बीच मनुष्य की स्वतंत्र विचार शक्ति आती है। मानव व्यवहार को समझने के लिए यह अभिगम विचार, स्मृति, समस्या के उपाय, निर्णय प्रक्रिया जैसे जटिल परिबलों को समझने के प्रयास करता है। इस प्रकार बोधात्मक अभिगम मानव व्यवहार से संलग्न शैक्षिक
बोधात्मक और विकासात्मक परिबलों के संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। मतलब कि बोधात्मक जो अभिगम है वो मानव के व्यवहार को समझने का, उसके विचार, उसकी स्मृति, उसके समस्या का उपाय, उसकी निर्णय शक्ति, ये सबको समझने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।